चलिए, तो सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो सेकेंड है दैट इज इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। अब ध्यान से समझना है फिर से, जैसे इन विट्रो को समझा था आपने, वैसे इन वीवो को भी समझते हैं। इसको भी हम IVF ही बोलते हैं, अगर शॉर्ट में बोले ना तो ये भी टेक्नोलॉजी IVF ही कहलाता है ना, कुछ अलग नहीं बोलते हैं। चाहे वो इन विट्रो हो या इन वीवो हो, दोनों शॉर्ट में IVF ही कहलाता है। अब बात ये फिर से, फर्टिलाइजेशन आपको मतलब पता हो चुका है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब अगर आप फिर से एक बार नोट करना चाहते हैं तो बोलते हैं क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक। अब जो दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ना, वो वर्ड है वीवो, वहाँ पे था विट्रो। अब वीवो वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है ना, कंपनी ने जो सोचा होगा वीवो नाम रखने से पहले, तो क्या सोचा होगा वो बात आपको यहाँ से पता चलेगा। वीवो फ़ोन्स के अंदर आप देखते होंगे ना, कैमरा और ये सारी चीज़ें बहुत कम दामों में वो अवेलेबल करवा देता है। एक्चुअली वीवो का मतलब होता है इनसाइड, है ना। तो फ़ोन जो कंपनी है वो कहती है ना कि हमारे इनसाइड सारे फीचर अवेलेबल हैं, कम प्राइस में अवेलेबल है, आप कंपेयर करेंगे दूसरे फ़ोन से, तो इसलिए वीवो नाम उसने रखा है ना। वीवो अभी IPL का भी आपका ये था, स्पॉन्सर था। तो अभी वीवो मतलब सिंपल सा है इनसाइड। अब ये इनसाइड फर्टिलाइजेशन की बात होने जा रही है यहाँ पे। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट आउटसाइड टेस्ट ट्यूब में हमने करवाया था, इसलिए उस प्रोग्राम को भी हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम बोला है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इनसाइड होगा। अब कैसे होगा तो ज़रा ध्यान से देखो। एक चीज़ जो यहाँ पे फिक्स है वो ये है कि जो हस्बैंड मेल जो है ना, ये मेल जो है ये हमेशा हस्बैंड है, ठीक। ये मेल हस्बैंड है, यानी हस्बैंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेल में जो हस्बैंड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसकी जो फीमेल में वाइफ है, ये वाइफ है, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका बहुत सारे रीजन होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन बंद हो चुका है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं इसका। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, तो ज़रा ध्यान से समझना है। अब ये वाइफ, अब अगर डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये हस्बैंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एकदम टनाटन है। वाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो ये एकदम खुश है, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, एकदम स्माइल दे रहा बढ़िया सा, इसको पता है इसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बढ़िया काम कर रहे हैं। वाइफ में प्रॉब्लम, बेचारी सैड है, इसको लगा कि अब ये अपना बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनफर्टाइल कपल हो गए हैं। तो ऐसे कंडीशन में IVF सेंटर क्या करवाता है वो देखिए। हमें ना यहाँ पे वाइफ का गैमेट नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हम गैमेट कहाँ से उठाएंगे, तो देखो एक और फीमेल लेंगे और ये होगी डोनर, ठीक। ये डोनर है, इसका सब कुछ बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब ज़रा ध्यान से समझो, इसका जो गैमेट है ना, जो यहाँ से हमें गैमेट लेना है या फिर IVF सेंटर में अवेलेबल होते हैं, उस गैमेट को उठाना है। अब मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से समझो, एक डायग्राम मैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, आपको बस बात समझनी है। ये इसका ओवरी, और यहाँ पे ये फीमेल जो इसकी वाइफ है,
ठीक है, ये दोनों का अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो इसका ओवरी है ना, इस ओवरी से गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ये सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ होना था, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज़ नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ये करेंगे कि जब ये फीमेल का सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, एम्पुला में पहुंचा, हम क्या कर ले, तो इसको कलेक्ट कर लें, इस गैमेट को, इस सेकेंडरी oocyte को हम कलेक्ट करें, और कलेक्ट करके क्या करें, तो इसको ट्रांसफ़र कर दें इस फीमेल के यानी इसके वाइफ के एम्पुला में। ध्यान से समझो, इस फीमेल के ओवरी से सेकेंडरी oocyte नहीं निकल रहा है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बाकी सारी प्रोसेस हो रही है, सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, बस एक काम नहीं हो रहा है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसकी बात तो करनी ही नहीं है। तो हमने क्या किया, इस वाइफ ये जो इसका जो सेकेंडरी oocyte था ये निकल नहीं रहा था, तो ऐसे कंडीशन में एक डोनर से या फिर IVF सेंटर में जो पहले से अवेलेबल है वहाँ से एक सेकेंडरी oocyte लेंगे, या फिर इस फीमेल के ओवरी से निकला सेकेंडरी oocyte, एम्पुला में पहुँचा, वहाँ से कलेक्ट कर लिए और उसको ले जाके ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पे, इसके फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिए, सेकेंडरी oocyte पहुँच गया, आपको पता है नॉर्मली ये 14th डे पे निकल जाता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो 14th डे पे ही हमने वहाँ से कलेक्ट किया और यहाँ हमने 14th डे पे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब सपोज़ करो कि ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना, देखो अभी क्या किया है ज़रा ध्यान से समझो। इसका तो बढ़िया स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम आराम से क्या करें, इस हस्बैंड के स्पर्म को अब कुछ करना नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। तो हस्बैंड का कुछ भी नहीं करना है, हस्बैंड में सारी चीज़ें नॉर्मल है, इजैकुलेशन का प्रोसेस नॉर्मल हो रहा है। अब ये हस्बैंड में, इस वाइफ में हमने सेकेंडरी oocyte पहुंचा दिया डोनर से लेके, और क्या करें, अब अगर ये हस्बैंड 14th डे से लेके 17th डे पे या 10 to 17 के बीच में अगर ये नॉर्मल क्वाइटस कर ले तो क्या होगा, 5 दिन तक तो जिंदा रहता है स्पर्म, 4 से 5 दिन तक जिंदा रहेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर में नहीं करवा रहे हैं, ये बात को ध्यान से समझना है। ये यहाँ पे कितना दिन जिंदा रहेगा, 4 to 5 डेज़। अब कभी भी ये 17th डे तक अगर किसी दिन भी ये पहुँच गया तो आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।